हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कि भारत में अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखेंगे। जस्ट हमें सारे अमेंडमेंट तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हमें कुछ ही अमेंडमेंट्स देखने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देखो, अब हमें क्या करना है, बस बहुत ध्यान से करनी कोई भी चीज़। ये देखो, क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऐसे, तो हमें क्या याद रखना है। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से सिंधी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। 21st अमेंडमेंट 1967 से सिंधी लैंग्वेज को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। 71st अमेंडमेंट एक्ट से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये तीन भाषाएं लैमलाइट में आई। ठीक है। 92nd अमेंडमेंट 2003 से हमारी बोडो, डोगरी, सैंथली और मैथिली ये वाली भाषाएं हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस में आ गई। तो भैया इसमें इंपॉर्टेंट क्या, बोडो भाषा कहाँ की है, नॉर्थ ईस्ट की। डोगरी कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। संथली कहाँ की है, उड़ीसा की। और मैथिली कहाँ की है, बिहार की। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 2171 का सम 92 होता है। ठीक है, तो 21st अमेंडमेंट से हमारा क्या हुआ, सिंधी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। 71st से क्या हुआ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये भाषा आई। 92nd से क्या हुआ, बोडो, डोगरी, सैंथली और मैथिली ये वाली भाषाएं आई। और लास्ट वन हमारा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जो लास्ट के दो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, ये इसने क्या कहा, इसने दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया है ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट से हुआ है, तो 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, 71, 92, 69 क्लियर हो गए। अब देखो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने इसीलिए जानबूझ के इसको थोड़ा सा ब्राइट किया है इस तरीके, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा फोकस जरूर करें। तो देखो भैया, 26th अमेंडमेंट 1971 से प्राइवी पर्सेस को एबॉलिश कर दिया गया। प्राइवी पर्सेस क्या थे, बेसिकली जो पहले राजा हुआ करते थे ना, तो राजाओं को हटाने के बाद उन्हें पेंशन दी जाने लगी कि आपको हटा दिया है, आपका साम्राज्य हमने ले लिया है, उसके बदले आपको पेंशन मिलेगी। तो वो पेंशन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आके ख़त्म कर दी, इसीलिए बोलते हैं प्राइवी पर्सेस। तो प्राइवी पर्सेस किस में ख़त्म हुआ, 26th अमेंडमेंट से प्राइवी पर्सेस आपके ख़त्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972 से लोकसभा की सीट्स बढ़ी। पहले 525 थी, कितनी हो गई, 545। तो लोकसभा की सीट्स किससे बढ़ी हैं, 31st अमेंडमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, तो 31st अमेंडमेंट 1972 से क्या हुआ, लोकसभा की सीट्स हमारी बढ़ गई। नेक्स्ट आता है 38 और 39, ये इमरजेंसी के टाइम के। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना है कि 38th अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर कांट बी क्वेश्चन बाय लॉ। अगर कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो वो भैया लॉ में क्वेश्चन नहीं करी जाएगी, उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है, तो इमरजेंसी डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर कांट बी क्वेश्चन बाय लॉ। लॉ का मतलब यहाँ कोर्ट, कोर्ट मतलब जो है कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। नेक्स्ट, और एक और इंपॉर्टेंट लास्ट वन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर केप्ट आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ भी यही बात कही गई कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन भी आपको कहाँ रखा जाएगा, जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं रखा जाएगा। तो 38 और 39 ये इमरजेंसी के टाइम के हैं। ठीक है, 26 प्राइवी पर्सेस, ये याद रखने हैं आपको एज इट इज। और 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972, इसमें लोकसभा की सीट्स बढ़ा दी गई, 525 से 545 कर दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर हमारा एक अमेंडमेंट आया वेरी इंपॉर्टेंट, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या हुआ, जो अगर आपको याद हो कि हमने 4 कैटेगरी बनाई थी, ए बी सी डी, ये चारों कैटेगरी ख़त्म कर दी गई और हमने भैया क्या करा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया 1956 में। तो वो किससे आया था, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से आया था। वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट आ रहा है वो है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लिखे हैं। 24th अमेंडमेंट क्या बोलता है, इसमें गोलकनाथ केस हुआ था, गोलकनाथ रूलिंग है, गोलकनाथ केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पार्लियामेंट को पूरी पावर नहीं है, डज नॉट हैव द पावर टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट थ्रू अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और एंड कवर्स द अमेंडमेंट ऑफ पार्लियामेंट अंडर जुडिशियल रिव्यू। अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करोगे तो हम उसे जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। किस केस में? गोलकनाथ केस में। तो ये रीज़न था कि ये 24th अमेंडमेंट क्यों आया, ठीक है। अभी तो रीज़न समझ में आया कि यहाँ पे क्या था, बेसिकली पार्लियामेंट को पावर नहीं दी गई, पार्लियामेंट को पावर नहीं दी गई कि आप फंडामेंटल राइट ले पाओ किसी के, ठीक है। पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट थ्रू अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कवर्स द अमेंडमेंट ऑफ पार्लियामेंट अंडर जुडिशियल रिव्यू। ठीक, समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो इस एक्ट से क्या हुआ, ये पूरा वही चल रहा है, यहाँ तक 24th है, ठीक है, यहाँ तक 24th ही चल रहा है। अब देखो अमेंडमेंट क्या हुआ, अफर्म द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लो भैया, उनने एक अमेंडमेंट कर लिया कि अब आप किसी भी पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को भी, बाई अमेंडिंग आर्टिकल 13(4) एंड 368(3) और कंपलसरी कर दिया गया प्रेसिडेंट को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे उसे अपने साइन करने पड़ेंगे। मेड इट कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक, ये 24th अमेंडमेंट था। 24th अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है। फिर 99th और 100th अमेंडमेंट। 99th अमेंडमेंट क्या बोलता है, एनजैक के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, एनजैक। मतलब पहले कोलेजियम होता था, कोलेजियम के बाद एनजैक आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और उसे हटा के अब ये फिर हट गया और क्या आ गया, फिर से कोलेजियम का सिस्टम आ गया। तो 99th अमेंडमेंट हो गया। 100वां अमेंडमेंट लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश से रिलेटेड है। 99th हो गया, 100th हो गया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। 52nd अमेंडमेंट डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ आपका शेड्यूल 10 में गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, कहीं 88 मिलेगा, कहीं 89 मिलेगा। तो वोटिंग एज इसमें रिड्यूस हुई, पहले 21 साल थी, अब कितनी हो गई, 18 साल हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भैया ये बताइए वोटिंग एज किससे कम हुई है, वोटिंग एज आपकी किससे कम हुई है। तो हमें पता होना चाहिए कि 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 से वोटिंग एज आपकी रिड्यूस हो गई है फ्रॉम 21 टू 18, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट हम सब बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी पंचायती राज शेड्यूल नंबर 11, 74 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेड्यूल नंबर 12, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की, 70 पंचायती राज के अंदर 29 आइटम्स गिवन है और हमारे म्यूनसिपैलिटी के अंदर 18 आइटम्स गिवन है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और शेड्यूल 10 हो गया, शेड्यूल 11 हो गया, शेड्यूल 10, 11 एंड 12 तीनों यहाँ कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10। 61st अमेंडमेंट एक्ट वोटिंग एज आपकी कम करी गई 21 से लेके 18 तक। 73rd अमेंडमेंट 1992 पंचायती राज। 74th अमेंडमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। 73rd में कितने आइटम, 29, इसमें कितने आइटम, 18 आइटम, ठीक है। याद रहेगा ये सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, भूलना नहीं है किसी को भी। नेक्स्ट 101वां अमेंडमेंट जो था वो था जीएसटी का। 103 अमेंडमेंट क्या है, सॉरी एक मिनट, 103वां अमेंडमेंट क्या है, 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो भी अमेंडमेंट हुआ है ना, उसमें एक 103वां अमेंडमेंट है, 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है। अब आया 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973। 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 क्या बोलता है कि लोकसभा की सीट्स बढ़ा दी जाएं फ्रॉम 525 टू 545, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। एक मिनट, ये मैंने पीछे भी लिख दिया है यहाँ पे। 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972 लोकसभा की सीट बढ़ा दी जाए 525 से 545, और यही आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो 31st अमेंडमेंट एक्ट 1970, कहीं 73 मिलेगा, कहीं 72 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे भी क्या देखा कि भैया लोकसभा की सीट्स बढ़ा दी गई 525 से 545,
तो ये किस में दिया हुआ है? 31st अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसीलिए 2 बार लिखा गया है। अब भैया एक ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में इतने सारे अमेंडमेंट हुए हैं, मज़े मज़े में याद कर लेंगे सारे। बस हमें क्या करना है, याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। अब भैया देखते हुए चलना, 42nd बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 3 नए वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी प्रियम्बल के अंदर। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी पार्ट नंबर 4A में, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी पार्ट नंबर 4A में, ठीक है। प्रेसिडेंट को बाउंड किया था कि वो कैबिनेट की एडवाइस पे ही चलेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट नंबर 14A, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात होगी। फ्रोज दी सीट्स इन द लोकसभा 100 मतलब, ठीक है, यहाँ पे सीट्स को रोक दिया गया, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर रखा गया, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, याद रहेगा ये। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन को कम किया गया, जुडिशियल रिव्यू को कम किया गया, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम की बात है। बहुत मज़े की बात, लोकसभा का टेन्योर 5 से 6 साल कर दिया गया, समझ रहे हो आप। और लॉ मेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है, बाय द ऑन द वायलेशन ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स, ठीक। और लास्ट वन अगर आपको याद हो, मैंने पहले ही बताया कि डीपीएसपी के हमारे 3 अमेंडमेंट 39A, 43A एंड 48A, ये आपके 42nd अमेंडमेंट से यहाँ हैं, यही लास्ट वाले पॉइंट में लिखे हुए हैं। अब आप देख सकते हो, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड आपका किस में था? 39A में था। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A, और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये किस में था? 48A। ये आपको तीनों याद होने चाहिए। 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 42nd अमेंडमेंट से ही आए हैं, ये याद रहेंगे, 39A, 43A एंड 48A, ठीक है, याद रहेगा। तो 42nd अमेंडमेंट में थोड़ा और भी है, थोड़ा और क्या क्या है देखो भैया। एक तो नेशनल इमरजेंसी, एक मिनट, नेशनल इमरजेंसी आप किसी भी पार्ट में भी लगा सकते हो भारत के, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, बस हम इतने फैसिलिटेट दी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन द पार्ट ऑफ द इंडिया, ऐसा नहीं पूरे भारत में ही लगाने की जरूरत है, आप किसी पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो, ठीक है। एक्सटेंड दी वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर, पहले 6 महीने था, उसे 1 साल कर दिया गया। एम्पावर दी सेंटर, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप देख सकते हो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट फ्रॉम दी स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट से निकल के 5 सब्जेक्ट कहाँ कूद गए? कॉन्करेंट लिस्ट में, ये 42nd से हुआ है, जिसमें एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो हमने स्टेट लिस्ट से सब्जेक्ट कहाँ कूदे? कॉन्करेंट लिस्ट में कूद गए, ठीक है। तो एजुकेशन कूदा, फॉरेस्ट, और आपका प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स जो भी आते हैं, वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये स्टेट लिस्ट से किस में कूदे हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में। कमेंट सेक्शन में बताओ कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। कोरम, कोरम जो मिनिमम मेंबर होते हैं उसे बोलते हैं कोरम, उसको भी उन्होंने अपने हिसाब से चेंज किया था। एम्पावर द पार्लियामेंट टू डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ये सब कुछ 42nd अमेंडमेंट से हुआ है, ठीक है। बस तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारे क्या क्या आते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो जो पहला वाला पेज है ना, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि 3 टर्म आ गई, फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई, प्रेसिडेंट कैबिनेट की बात मानेगा, पार्ट नंबर 14A बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू की पावर को उन्होंने रोका है 42nd अमेंडमेंट, टेन्योर किस अमेंडमेंट में बढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखोगे नेशनल इमरजेंसी एक पार्ट में ही लगा सकते हो, ड्यूरेशन बढ़ाया प्रेसिडेंट रूल का, ठीक है, जो 6 महीने से कितना हो गया? 1 साल हो गया। और इसमें आप ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में कूद गए, ऐसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल्स है, वेट एंड मेजर्स है,
एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और एक ये आ गया आपका ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आएगा 44th अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो गलतियां हुई उसे सुधारा किया भैया। जो दोबारा से टर्म थी वो 5 साल आ गई, पहले 6 साल हुई थी, अब कितनी हो गई, 5 साल हो गई। कोरम के जो प्रोविजंस घटाए बढ़ाए गए थे वो फिर से रिस्टोर कर दिए गए, ठीक है, इमरजेंसी खत्म हो चुकी है। ओमिटेड द रेफरेंस टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इन द प्रोविजन पर्टेन टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इसको खत्म किया गया, ठीक है। और इसमें आपका देखो ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस, टर्म ही हटा दी गई, क्या लगा दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन लगा दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेसिडेंट कब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, जब कैबिनेट की रिकमेंडेशन होगी तभी, ये नहीं अपने मन से डिक्लेयर कर दें, जब तक कैबिनेट नहीं बोलेगा तब तक प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट राइट, डिलीट द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म किया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मेड इट ओनली अ लीगल राइट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो 44th अमेंडमेंट से एक तो पॉइंट आपका यही लास्ट वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिलीट द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मेड इट ओनली लीगल राइट, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा इमरजेंसी रिलेटेड वो कैबिनेट से पूछ के करेगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो काम है वो हटा दिया गया, उसे क्या आ गया, आर्म्ड रिबेलियन आ गया। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ने रिट जुरिस्डिक्शन कम किया था वो फिर से आपका रिस्टोर हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या थे बेसिकली। अब देखो एक पॉइंट ये भी है, एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक वंस द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर बट द रिकंसिडर्ड एज टू बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। कैबिनेट की री एडवाइस अगर पहुंच गई तो वो बाइंड हो जाती है प्रेसिडेंट के ऊपर। तो ये सारे हमारे क्या है बेसिकली अमेंडमेंट्स हैं जो हमें याद रखने और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, इसमें मैंने सारे अमेंडमेंट कवर कर दिए। अब इससे ऊपर पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।